अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समामा खालिद। नाज़रीन, हमारे साथ आज गुजरांवाला की एक सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं जो हाल ही में अमेरिका से वापस आई हैं एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप से। हम उनसे पूछते हैं कि किस तरह एक गुजरांवाला जैसे शहर से उनका आगाज़ हुआ और किस तरह ये सारी कामयाबियाँ उन्होंने समेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताइए कि इसका आगाज़ कैसे हुआ, किस तरह एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर आपने काम करना शुरू किया? सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर मैंने लोकल एनजीओज़ के साथ काम करना शुरू किया जो कि यूथ राइट्स के ऊपर काम कर रही थी, पॉलिसीज़ बनाने के ऊपर कि यूथ को किस तरह एम्पावर किया जाता है। सो स्टार्ट वहाँ से हुआ और फिर मुझे डिफरेंट चीज़ों का पता चला और जो टेबूज़ एनजीओज़ के रिलेटेड अटैच थे वो डी अटैच होने शुरू हुए और मुझे समझ आई कि किस तरह लोग काम कर रहे हैं और यहाँ से एज एन जर्नी स्टार्ट हुई थी। एक बड़ा टैबू रिलेटेड होता है एनजीओ से कि फंडेड एनजीओज़, इसराइली एजेंट्स हैं, अमेरिकन एजेंट्स हैं, इंडियन एजेंट्स हैं, उसको आप किस तरह काउंटर करती हैं? फंडिंग्स अनडाउटेडली आती हैं क्योंकि अब आप देखें हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, वी आर डेवलपिंग कंट्री, तो हमें फंडिंग्स चाहिए, चाहे वो हम IMF से ले रहे हो चाहे वो एज एन NGO से ले, NGOs के तौर पर हमें बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस फंड कर रही हूँ। सो अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसको मैं इस तरह से काउंटर करूँगी कि फंडिंग्स आती हैं लेकिन उनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मैं ख़ुद डिफरेंट ग्रांट्स मैंने विन किए हुए हैं, अभी रिसेंटली भी मुझे एक मिला है। सो हमारी उसके अंदर यही कोशिश होती है कि जिन अंडर प्रिविलेज एरियाज़ को हमने टारगेट किया है, फंडिंग्स आपको ऐसे हवा में नहीं मिल जाएंगी, आपको पूरा प्रपोजल बनाना पड़ता है, आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है, आपको ऑब्जेक्टिव डिस्टिंग्विश करने पड़ते हैं कि आप करना क्या चाह रहे हैं, किस एरिया पे करना चाह रहे हैं, आपके काम करने से वहाँ पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर जाकर कहीं इतने मराहल में से गुजर कर आपका प्रोजेक्ट जो है उसको फंडिंग मिलती है। सो ये एक गलत टैबू है क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ को तो टैबू समझ लिया जाता है, हर चीज़ पे आपने सवाल उठाने होते हैं कि ये गलत हो रहा है। ऑलरेडी इतने गलत काम हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन अगर उनको कोई बेहतर करने के लिए काम कर रहा है तो आप उसको इसराइली एजेंट, अमेरिकन एजेंट कहते हैं, तो ये एक नाइंसाफ़ी है। अभी हमारा मुल्क जिन क्राइसिस से गुजर रहा है तो उसको हम स्टेबलाइज़ करने के लिए IMF के आगे जाके हर महीने भीख मांगते हैं और डिफरेंट इदारे हैं। सो जब उनसे फंडिंग्स मिलती हैं इतने बड़े लेवल पे मिलती हैं वो तो उसका मुकाबला अगर NGOs के साथ किया जाए तो वो कहीं पे भी उसके सामने खड़ी भी नहीं होती। तो उनको क्यों नहीं कहा जाता कि ये भी फॉरेन फंडिंग्स है? हमारा तो मुल्क चल ही फॉरेन फंडिंग्स पे रहा है। आई एम सॉरी टू से दैट। अच्छा, आप एक अभी अमेरिका से वापस आई हाल ही में एक यूगर्ट से, तो वो बताइए कि गुजरांवाला जैसे शहर से निकलना और फिर इतना मेन स्ट्रीम में जाना और फिर एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे अमेरिका जाना और वहाँ पर स्टडी करके वापस आना, ये कैसा था? और आपने दो तालीमी मैदान देखे हैं, एक अमेरिका का और एक पाकिस्तान का, आपने दोनों में क्या फ़र्क देखा? आपने इतने ज़्यादा सवाल एक साथ पूछ लिए और अगर तलीमी मैदान को सबसे पहले मैं कवर करूँगी क्योंकि 12 से 13 साल में यहाँ पर पाकिस्तान में पढ़ी हूँ और चंद महीने पढ़ने से कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं आ सकता, लेकिन जो एक मेजर लेवल पे मैंने फ़र्क देखा, हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो हमारा रटालाइजेशन का कल्चर है उसकी वजह से हम रोबोट्स बना रहे हैं। हम स्टूडेंट्स का क्रिटिकल थिंकिंग, हम उन चीज़ों के ऊपर कभी फोकस ही नहीं करते। जो मैंने वहाँ पर पढ़ा, मुझे लिटरली, मैं एक बिल्कुल भी बुकिश स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे 4-4 घंटे लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना पड़ता था। मुझे पता था कि अगर मैं नहीं पढ़ूँगी तो मैं पास नहीं होंगी, मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं पेपर की रात, मेरी अम्मी इस बात की गवाही, मैं पेपर की रात बैठ के पढ़ती हूँ और सुबह मेरा पेपर हो जाता है और एक ग्रेड आ जाता है। सो एक ये मेजर डिफरेंस जो था, वहाँ पर स्टूडेंट्स को हम वो लोग तैयार कर रहे हैं कि उन्होंने कल को प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर वो चीज़ें उनको कैसे याद रहेंगी। सबसे पहली बात तो ये है, वहाँ पर हम लोगों को रट्टा मारने का कल्चर नहीं था, वहाँ पे ओपन बुक पेपर होता था। मेरे लिए बहुत नई बात थी ओपन बुक पेपर, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया। मतलब पेपर मिल गया है, गूगल से भी आप कर सकते हैं, आपके पास किताब भी खुली है, लेकिन उन सारी चीज़ों में हमें जवाब नहीं मिल रहे होते थे। हमें अपना दिमाग जो है उसको खंगालने की ज़रूरत पड़ती थी, हमें याद करने की ज़रूरत पड़ती थी कि हमने फ़लाँ लेक्चर में टीचर ने जो बात कही थी क्या हमने वो सुनी, जो हमने वो बात उस लेक्चर में सुनी, उस प्रोफेसर ने कही, वो सवाल पेपर में आया होता था। सो स्टूडेंट्स का एज इन वो मेंटल उनको चैलेंज मिल रहा होता है। सो इसलिए मैं समझती हूँ कि वो लोग हमसे बहुत आगे भी निकल चुके हैं। और एक ऐसे शहर से जहाँ पर ख़वातीन का भी इतना एक्सपोजर नहीं है, इतना मेन स्ट्रीम पर नहीं आ रही, कैसे एक यूगर्ट तक, एक USA तक, एक फंडेड स्कॉलरशिप तक जाना हुआ? अच्छा, मैं बताती चलूँ, यूग्रेड मतलब सबको लगता है कि मतलब मैं चली गई तो ये कोई बड़ी बात है, हर कोई जा सकता है। मुझे ऐसे लगता था कि हर कोई जा सकता है और ये वो, इट वॉज़ अ वेरी कम्पिटिटिव प्रोसेस आई वुड से।
25,000 बच्चों ने पूरे पाकिस्तान में से अप्लाई किया था और जब इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्टिंग हुई तो 500 लोग उन्होंने इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किए और उस इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग में से 500 में से तकरीबन 100 बच्चा रह गया और 50 हमारे बैच में गया था एंड आई वाज वन ऑफ देम। सो ये मुझे बड़ी एक फ़िल्मी सी और ड्रामाई कहानी लगती थी कि मैं भी सिलेक्ट हो सकती हूँ, बिकॉज़ हम अल्टीमेटली सारे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो हम लोग नहीं ये इमेजिन कर सकते, इतना ही ये मेरी ज़िंदगी में इस तरह मुमकिन था कि मैं अब्बा को बोलूँ मैं अमेरिका पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक बेटा नहीं हूँ तो शायद मुझे ना पढ़ने जाने दिया जाता। सो इस तरह के भी टैबूज अटैच है। सो जब मुझे वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिला, सो इट वाज़ अ वेरी गुड फीलिंग। वो जो उसका सारा प्रोसेस था, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना, इंटरव्यू में अपेयर होना, उसके अंदर मुझे कोई 10 से ज़्यादा फाइल्स अटैच करनी पड़ी अपने सर्टिफिकेट्स की, उनको दिखाना पड़ा कि आई एम अ कम्युनिटी लीडर, अगर आप मुझे सिलेक्ट करते हैं तो मैं पाकिस्तान के कल्चर को वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, या मैं ऐसी बच्ची को आप सिलेक्ट नहीं कर रहे कि वहाँ से अमेरिकन सवाल पूछें कि मुसलमान तो ये हैं और मैं उसको काउंटर ना कर सकूँ, या मैं मुसलमानों की एक सॉफ्ट इमेज उनके सामने पोर्ट्रे ना कर सकूँ। सो ये सारी चीज़ें वो देखभाल कर समझ कर फिर बच्चों की सिलेक्शन करते हैं। हमारे यहाँ एक और टैबू है कि कोई भी वेस्टर्न कंट्री है या अमेरिका है, वहाँ पर ये समझा जाता है कि वहाँ पर सभी इस्लामोफोबिक हैं और मुसलमानों को वो क्रश करना चाहते हैं। उस पर आपका क्या नैरेटिव है, क्योंकि आप वहाँ पर होके आई हैं और चूँकि आप एक उन्हीं के इदारे से तालीम हासिल करके हैं, सो उनके नुमाइंदे के तौर पर भी क्या वहाँ पर इस्लामोफोबिक इस तादाद में एग्जिस्ट करता है? आपको पता है समामा, हम जिस एज में रह रहे हैं ये डिजिटलाइजेशन का दौर है। सो ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद प्रोपेगेंडा का दौर भी है, जिसको वी नीड टू काउंटर। हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। अब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, सिर्फ एक बार मुझे ऐसी चीज़ फेस करनी पड़ी एंड दैट वाज लिटरली, क्योंकि 9/11 डेट थी और मैं उस दिन बैठ कर खाना खा रही थी, तो कुछ अमेरिकन थे, उन्होंने बोला कि ये पाकिस्तानी लड़की है, इनकी वजह से सब कुछ हुआ एंड ऑल दैट। सो आई फेल्ट वेरी बैड एट दैट मोमेंट और मुझे मतलब समझ नहीं आया कि इसको काउंटर कैसे करना है या मैं उनको किस तरह समझाऊँ कि सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं। सो फिर मुझे वहाँ पर होस्ट पेरेंट्स मिले हुए थे, मैंने उनसे बात की, वो मेरे बिहाफ पर गए, वो कहते हैं कि ये हमारी बच्ची है, लाइक यू नो हम मेरे होस्ट पेरेंट्स थे। सो उन्होंने मुझे उस चीज़ को काउंटर करना सिखाया। सो मेरा इन जनरल जो एक्सपीरियंस था, मुझे ऐसी कोई चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी। पीपल वर वेरी वेलकमिंग, मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, मैं अभी भी उनसे फेस टाइम पे बात करती हूँ, मैं उनके साथ इन टच हूँ और ऐसी चीज़ें मुझे फेस करने को नहीं मिली। आई वुड से कि ये सारा मीडिया का प्रोपेगेंडा है, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन है। गुजरावाला के जो स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, आप उनको क्या पैगाम देंगी कि किस तरह से वो ख़ुद को ग्रूम कर सकते हैं, किस तरह वो जो उनकी कोर्स से रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो किस तरह हासिल करें, किस तरह अपने आप को ग्रूम करें? कोर्स से रिलेटेड जॉब्स मैं हमेशा ये कहती हूँ, आई डोंट नो किस ज़्यादा लोग इसे एग्री करते हैं नहीं डिसएग्री करते हैं, बट मेरी ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा है, मैं एक चीज़ को फॉलो करती हूँ कि नेटवर्किंग इज़ एवरीथिंग एंड बाय दैट आई मीन इट इज़ एवरीथिंग। द नेटवर्क यू मेक, आप जितने लोगों से मिलते हैं, जितने कनेक्शंस बनाते हैं, आपको असल ज़िंदगी में वो लोग मदद करते हैं आगे बढ़ने में, ग्रो करने में। सो मेरी ज़िंदगी का उसूल ये है, मुझे आज तक जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, इफ़ आई टॉक अबाउट BBC, इफ़ आई टॉक अबाउट ARY, मतलब डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, जिसके लिए बहुत से स्टूडेंट्स गुजरावाला के मुझे लुकअप टू करते हैं। मुझे बहुत से लोग इंस्टाग्राम DMs में रीच आउट करते हैं कि आप जैसा कैसे बनना चाहिए, तो मुझे हंसी आती है कि मुझ में कोई ख़ास बात नहीं है। आपको सिर्फ छोटी चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपको नेटवर्किंग करने की ज़रूरत है, आपको नए लोगों से, क्योंकि हम लोग इतने एक्सेप्टिव नहीं होते, हम नए लोगों से नहीं मिलना चाहते। जिस तक हम नए लोगों से नहीं मिलेंगे, हम नई चीज़ें नहीं सीखेंगे, हम नए पर्सपेक्टिव्स नहीं सीखेंगे, हम लोग चीज़ों को क्वेश्चन करना नहीं सीखेंगे, हम चीज़ों को चैलेंज करना नहीं सीखेंगे। और जब हम उन्हीं सोसाइटी के बताए हुए पैटर्न्स को चुप करके अंधाधुंध फॉलो करेंगे, तो फिर वही होगा जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ। सो यू आर सेइंग PR जो है वो एक PR इसका बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया रमना आपके वक्त के लिए।